Welcome everybody to this new lecture of our series Mechanics. Today we will discuss about yet another topic of our syllabus, the conservation of momenta and the mechanics of the center of mass. Okay, but on today particularly we are interested to discuss the conservation of momenta, and on the other day we will discuss about the mechanics of center mass and the theory of center mass. But today we are interested to discuss the conservation of momenta and particularly the linear momenta. Okay, so आप ये देख चुके हैं पहले इस जितना भी नॉलेज हमने एक्वायर किया है मैकेनिक्स में, आप ये देख चुके हैं कि जो अगर बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो पर्टिकुलरली अभी तक जो भी जितना भी नॉलेज हमने एक्वायर किया है वो हम बात कर रहे थे वहाँ किसी सिंगल पार्टिकल की या उस पार्टिकल के मोशन की, उस पार्टिकल की वेलोसिटी की, उस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की या उस पार्टिकल के मोमेंटा की। जैसे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमें ये बताता है कि दैट इज the force acting on a particle or exerted on a particle is directly proportional to the change rate of change of in the linear momenta of the particle. So अब तक जितना हमने नॉलेज एक्वायर किया है उसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक केवल जो मोशंस की बात अगर मैं एक पर्टिकुलर एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहूँ तो मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया है। ओके, और अभी जो एक नया कंसेप्ट हम इस पर ऐड करना चाहते हैं, ये कंसेप्ट आया क्यों इसके ऊपर भी बात करेंगे। वो हम ऐड करना चाहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट आया क्यों इस बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब तक अब तक की हम प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बात करें तो हम एक किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का पे जब कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, कोई फोर्स एक्ट करता है, तो वो पार्टिकल मोशन करने लगता है। उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, उसका कोई ना कोई मोमेंटा होता है, और कितना फोर्स किस कंडीशन में वो वर्क कर रहा है उस पार्टिकल के ऊपर, फोर्स का नेचर कैसा है, वो कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है या नॉन सेंट्रल फोर्स है, ये सब बातें अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि चलिए अब मेरे पास एक नहीं दो पार्टिकल्स हैं, यानी अभी जो सिस्टम है मेरे पास वो केवल एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम नहीं है, मेरे पास मोर देन वन पार्टिकल हैं, यानी कम से कम मैं कंसीडर कर सकता हूँ मेरे पास अभी केवल दो पार्टिकल्स हैं। और उन पार्टिकल्स के मोशन की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई दो पार्टिकल्स हैं, इनके मोशन की हम बात करते हैं कि ये पहला पार्टिकल है मेरे पास, ये दूसरा पार्टिकल है, इस पे फोर्स मान लीजिए F1 लगा, इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, इस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ F2 और इसकी वेलोसिटी हो गई V2। तो इस तरह से हम इस सिस्टम के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास अब दो से भी ज्यादा पार्टिकल है, यानी हमारे पास दो से ज्यादा पार्टिकल, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, या चार से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं हर बार बढ़ाऊं तो एक समय ऐसा आएगा जब मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, तो उस पार्टिकल के सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्सेस लिखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा वेलोसिटीज लिखनी पड़ेगी, इनके पता नहीं कितने मुझे मोमेंटम लिखने पड़ेंगे, और कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सब बातें मैं वहां डिस्कस करूंगा। तो ये होता क्या है कि जब मेरे पास सिंगल पार्टिकल है तो उसके मोशन को डिफाइन करना, मोशन से मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ मोशन, तो मेरा वहाँ मतलब होता है कि वहाँ जो फोर्स लगा उससे उसकी वेलोसिटी, मोमेंटम वगैरह वगैरह जितने भी फैक्टर वहाँ हो सकते हैं उन सब के बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे मोशन करते हैं तो उस
वो जो इकट्ठे मेरे पास पार्टिकल्स हैं उनको मैं बोल रहा हूँ एक सिस्टम। ओके, एक्चुअली ये जो वर्ड है सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। जब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं उनका, जैसे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ते हैं, वहाँ भी कि किसी वेसल्स में अगर किसी वेसल में हमने एक डेफिनेट नंबर मोल गैसेस, वहाँ गैस हमने ले ली है और उसे अब हीट अप करते हैं गैस को, तो फिर उन पार्टिकल्स का जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका जो जिगजैग मोशन स्टार्ट होता है, वहां से सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों उसको हम सिस्टम कहते हैं। चाहे हम यहाँ बात कर लें, किसी रिजिड बॉडी की बात कर लें, क्योंकि रिजिड बॉडी भी क्या होता है कि एक बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है, एक रिजिड शेप का कोई बॉडी है, अगर आप उसे तोड़ना शुरू करें पत्थर को, पहले आप उसे हथौड़ा मारेंगे, 2 भागों में टूट सकता है, हो सकता है 3 में टूट जाए, 4 में टूट जाए, फिर से उसको आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, हो सकता है किसी छोटे से पार्ट को आप फिर से तोड़े तो 10 भागों में टूट जाए। अंत में जब आप लगातार ये प्रोसेस करते रहेंगे तो आपके पास एक सिंगल रेत का कण बचेगा। तो आपको ये एनालिसिस होता है इस पूरी फिनोमिना से कि ये जो रिजिड बॉडी है जिसको हम स्टोन पत्थर कह रहे हैं, ये बहुत सारे रेत के कणों से मिलकर बना है, ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे जो सेल्स के पार्टिकल हैं जब एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो और ये जो अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, यही एक्चुअली इस नेचर के एग्जिस्टेंस का रीजन भी है। खैर चलिए उस पर जब बात करेंगे, जब हम ग्रेविटेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी तक जो हमने जो एक्वायर किया है नॉलेज, जो हमने अभी तक स्टडी किया है, अकॉर्डिंग टू दैट केवल हमने किसी ना किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अभी तक बात नहीं की है। अभी केवल हम motion of a single particle, velocity of a single particle, force acting on a single particle, momenta of a single particle, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, और जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको समझ लेना है कि वहां बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको वो पत्थर वाला एग्जांपल दिया कि जो रेत के कण है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हम उनको कह सकते हैं जो रेत के कण है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। किसका? सेंस पार्टिकल्स का। ओके, और अगर इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, शीशा भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तो वहां हमेशा मोर देन वन पार्टिकल होंगे, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मतलब इस बात से है ना। तो इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि जब एक आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो उसके ऊपर जब आप फोर्स एक्ट करते हैं, वो मूव करता है, तो वहाँ कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज होगी, कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कॉन्स्टेंटली बिहेव करेंगी, और बहुत सारे दूसरे जो इफेक्ट वहाँ ऑब्जर्व होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि अभी तक जो आपने स्टडी किया है वो ये है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई बॉडी है जिसके ऊपर हमने एक कोई फोर्स लगाया F, जिसके कारण ये इस सरफेस पे मूव कर सकती है ये बॉडी, तो इस बॉडी पे जो फोर्स, जो सिस्टम ऑफ फोर्स आप कह सकते हैं, जितने फोर्स यहाँ एक्ट कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि इस फोर्स के कारण ये बॉडी इस सरफेस पे आगे की तरफ मूव करेगी, और जो बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ वर्क करेगा, और जो इस सरफेस का रिएक्शन है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं, ये ऊपर की डायरेक्शन में वर्क करेगा। और इस सरफेस का जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी वर्क करेगा। यानी यहाँ इस सिस्टम पे जो फोर्स है वो 4 तरह से वर्क कर रहे हैं।
इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है वो F वर्क कर रहा है, जो इस सिस्टम का वेट है mg वो इस सरफेस से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ वर्क कर रहा है, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, और इस बॉडी के मोशन से और इस सरफेस के कांटेक्ट से जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है वो इस बॉडी के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये सिस्टम ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से ये बॉडी मूव करेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई सिंगल पार्टिकल है, उसके ऊपर अगर कोई फोर्स एक्सर्ट आप करते हैं तो ये v वेलोसिटी से मान लीजिए मूव करना शुरू कर देता है। तो ये है सिंगल पार्टिकल मोशन, ये सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल भी आप उसे कह सकते हैं। वहीं अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ कहीं पार्टिकल है, यहाँ कहीं पार्टिकल है, मान लीजिए इस पार्टिकल पे एक फोर्स वर्क करता है F1 इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में मूव शुरू कर देता है। ये पार्टिकल है दूसरा कोई पार्टिकल जिसपे एक फोर्स एक्सर्ट करता है F2 इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। एक कोई तीसरा मेरे पास पार्टिकल है यहाँ जिसपे कोई फोर्स वर्क एक्सर्ट करता है F3, और जिसके कारण ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव शुरू कर देता है करना। तो ये हम कह सकते हैं सिंगल सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। लेकिन कैसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है कि जिसपे अलग अलग जो पार्टिकल है उस पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स वर्क कर रहा है। ऐसे भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम यहाँ स्टडी करेंगे वो इस तरह से है जैसे आपके पास कोई क्रिकेट बॉल हो, कोई कॉस्को की बॉल हो, इस तरह से आप ये केवल ये, और ये भी जरूरी नहीं है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो शेप एंड साइज है वो डेफिनेट हो, रेगुलर साइज का कोई है, कुछ भी इरेगुलर शेप भी हो सकता है। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आप यहाँ मैक्सिमम स्टडी करेंगे आगे जितना भी आपके पास सिलेबस है उसमें। तो ये कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसपे बहुत सारे, यहाँ देख सकते हैं आप कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स को पे इस पूरी बॉडी पे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह रहे हैं, एक्चुअली जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल वर्ड है वो कोई बॉडी भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे इस एग्जांपल में हम कह रहे थे, तो ये जो बॉडी है ये भी क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। ये अगर इस शेप की कोई बॉडी है तो ये भी क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो जिन पार्टिकल्स से वो सिस्टम मिलकर बना है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने यहाँ इस तरह से दिखाया गया है, मान लीजिए ये दो कोई पार्टिकल है जिनके बीच की डिस्टेंस r1 है, ये कोई दो पार्टिकल है इनके बीच की डिस्टेंस r2 है, ये कोई दो पार्टिकल है जिनके बीच की डिस्टेंस r3 है, और ये कोई दो पार्टिकल है जिनके बीच की डिस्टेंस r4 है। तो ये हो सकता है कि ये सारी की सारी डिस्टेंसेस आपस में बराबर हो जाएं। मान लीजिए ये केस भी पॉसिबल है कि r1 कैन बी इक्वल टू r2, r2 कैन बी इक्वल टू r3 एंड कैन बी इक्वल टू r4, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जितनी डिस्टेंसेस यहाँ मेंशन की है इनमें से कोई भी डिस्टेंस आपस में इक्वल ना हो, यानी r1 को अगर किन्हीं दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस आप कहते तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि इन सब के बीच की डिस्टेंस, जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल से सिस्टम मिलकर बना है, इन सब के बीच की डिस्टेंस r1 हो जाए। और ये भी पॉसिबल है कि r1 फिर से किन्हीं दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो इस केस की बहुत ज्यादा है। जो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस केस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि जो डिस्टेंसेस हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, जो उस सिस्टम को बनाते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर ना हो, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फोर्स अगर कोई वर्क करता है उस सिस्टम पे, और जिसके कारण ये जो सिस्टम जिसको हम पार्टिकल का सिस्टम कह रहे हैं ये मूव शुरू कर देता है करना वेलोसिटी v से, तो एक्चुअली ये भी पॉसिबल है कि इन सब पार्टिकल की वेलोसिटी v हो
और ये भी पॉसिबल है कि इन सब की वेलोसिटी अलग अलग हो। कहीं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम वर्क करे तो किसी के लिए इसका इस वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट वर्क करे, क्योंकि जब इस फोर्स के कारण ये पर्टिकुलर बॉडी मूव करेगी तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी, ये सिस्टम बना है, वो सारे के सारे पार्टिकल भी इस फोर्स के कारण v वेलोसिटी से मूव करने चाहिए इन प्रिंसिपल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर पार्टिकल की वेलोसिटी v ही हो सकता है किसी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क करे या किसी दूसरे पार्टिकल के लिए उसी वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट वर्क करे। पर हाँ, इस फोर्स के कारण अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो पूरी बॉडी जिस भी सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है वो सब भी इस बॉडी के साथ आगे की तरफ मूव करेंगे। दैट इज द कंसेप्ट। तो जो अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे थे कि एक हमारे पास अगर कोई सिंगल पार्टिकल है तो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है और बहुत ज्यादा आसानी से हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एक पूरे सिस्टम का मोशन अगर आपको डिफाइन करना है तो वहां जो कंडीशन है थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है और उन सब पार्टिकल्स के सिस्टम को फिर हमने मोशन एज अ बॉडी हम उनको फिर ट्रीट करते हैं और फिर अलग अलग से फिर उनका हम मोशन ऑफ पार्टिकल्स या सिंगल पार्टिकल्स की तरह हम देख। हालांकि ये जो वर्क है बहुत टीडियस और लेबरस वर्क है, तो फिर भी इन कंपैरिजन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ये मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। सो लेट्स मूव to the new topic that is about linear momentum। ये इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक आज हमने शुरू किया है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा है, और जब मैं मोमेंटा कहता हूं तो मेरा मतलब लीनियर मोमेंटा और एंगुलर मोमेंटा दोनों से है। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं वो ये है कि अभी तक जो हम डील कर रहे थे किसी एक सिंगल पार्टिकल के साथ हम डील कर रहे थे, लेकिन अब जो हम डील करेंगे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ डील करेंगे। और चूंकि टॉपिक जो हमने शुरू किया है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा है तो वहीं तक हम उस टॉपिक को फिर लेके जाएंगे। पहले डिफाइन करेंगे कि मोमेंटा क्या होता है, किस किस तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटा क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है लीनियर मोमेंटा का, फिर कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या है लीनियर मोमेंटा का, और कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो ये सब कुछ हमारे क्राइटेरिया में अभी है। ठीक है, और जब हम ये काम कर लेंगे दैट इज वी हैव टू बी फिनिश्ड दिस वर्क अबाउट द मोमेंटा एंड मोमेंटा लीनियर एंड एंगुलर बोथ, तो फिर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बात करेंगे, है ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर बात। लेकिन इस टॉपिक का जो पहला फेज है उसमें हम केवल मोमेंटा के ऊपर बात करेंगे। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं लीनियर मोमेंटा। तो लीनियर मोमेंटा से आप सभी वेल नोन हैं, आप अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। सो लीनियर मोमेंटा क्या होता है, अगर इसकी बहुत ज्यादा जो सटीक डेफिनेशन है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन आप उसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में चूंकि हम लीनियर मोमेंटा को P इक्वल्स टू mv के फॉर्म में लिखते हैं तो वहीं से वो डेफिनेशन आई है। और मैं ये कहता हूं कि ये थ्योरेटिकल से ज्यादा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो linear momentum, what is linear momentum? The linear momenta of a body is defined as the product of its mass and linear velocity। यानी linear momenta को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? linear momenta of a body is defined as the product of its mass and linear velocity। यानी किसी भी बॉडी के मास को
अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट आएगा वही कहलाएगा क्या, लीनियर मोमेंटा। इफ m small m is the mass of the body and v is its velocity, then linear momenta is equals to p equals to mv। और बॉडी की हम यहाँ पार्टिकल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। यू कंसंट्रेटेड, यू शुड हैव बीन कंसंट्रेटेड ऑन दिस वर्ड द बॉडी, ओके। क्योंकि बॉडी जब मैं बात करता हूँ इस वर्ड को यूज करता तो हमेशा मेरा मतलब क्या रहता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रहता है। तो मान लीजिए m किसी बॉडी का मास है और उसकी जो वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटा को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये भी लीनियर वेलोसिटी होगी। देन द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू p इक्वल्स टू, p से हम इसको डिनोट करेंगे और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए एरो वहां सिग्निफाइज किया गया है। सो लीनियर मोमेंटा is equals to p equals to m and v, the mass of the particle or mass of the body into velocity, और कैसी velocity, linear velocity। So the linear momentum of the body can be written as p equals to the vector p is equals to m into vector v, v is the, again a vector quantity। So this is the mathematical formula, and actually the definition of linear momenta is in the mathematical form। So it is a vector quantity, and units की अगर बात हम इसकी करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये इसकी वेल नोन यूनिट है, ओके। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, ये बताता है हमें द टोटल लीनियर मोमेंटा ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सब्जेक्टेड ओनली टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द फोर्सेस आर। यानी किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो टोटल लीनियर मोमेंटा रहता है, किस कंडीशन में, जबकि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सभी तरह के बाह्य बलों से मुक्त हो, तो उस बॉडी का में जो वर्क करे केवल उस जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उनके बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन वर्क करे। यानी आप ये कह सकते हैं अगर आपके पास कोई बॉडी है तो उसमें बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है, और केवल जो फोर्स वहां वर्क करे वो उन पार्टिकल्स के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन हो। यानी इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये कोई आपके पास सिस्टम, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इस तरह का ये सिस्टम हो, इसको हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन में कि यहाँ से इन पार्टिकल्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क ना करे और केवल जो वर्क करे इन पार्टिकल्स का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, केवल वो फोर्स यहाँ वर्क करे, तो इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। ये हमें सिखाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, ओके। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा है, ये हमें बताता है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स
फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, बाह्य बलों से अगर वो मुक्त है, बाहर से कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, एंड सब्जेक्टेड ओनली टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड आप फोर्सेज आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां लगने वाला जो फोर्सेज हैं वो कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओके, मैथमेटिकली हम इसी बात को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ये देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू होता है dp by dt, where F is the applied force acting on the system, and if for an isolated system of external force F is equals to 0, अगर कहीं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करे, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम होता ही वही है जिसपे कोई फोर्स वर्क ना करे, विलगित निकाय, हिंदी में क्या बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम को, विलगित निकाय, एक ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। सो एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यानी F इक्वल्स टू क्या है, वहां 0 है। अगर इस कंडीशन को मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो मेरे पास आएगा dp by dt इक्वल्स टू 0, एंड वी कैन से फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट p, द मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी बात को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा होता है। और जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में इस बात को प्रूफ करेंगे तो फिर हम वहां किसी सिंगल पार्टिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, और इसी बात को प्रूफ करके बताएंगे कि जो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये किसने बात सिखाई हमें, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो टोटल लीनियर मोमेंटम रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इक्वेशन कहां से मिली हमें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये कंडीशन हमेशा रहेगी। और ये जो वर्ड यहां मैंने आपको बार बार बताया, फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी बाह्य बलों से मुक्त निकाय, तो वो निकाय कैसा होगा, हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो ऐसे ही सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल हम स्टडी कर रहे हैं, ये केवल किसके लिए वैलिड होगा, जब वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आइसोलेटेड हो, यानी उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज वर्क नहीं कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम ये सीखेंगे कि कैसे इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं, और किसके लिए प्रूफ करना है, किसी सिंगल पार्टिकल के, सिंगल पार्टिकल की तो हम प्रूफ कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिंगल पार्टिकल के लिए तो बता रहा है आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए अप्लाई करना है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब आप बात कर रहे हैं तो वहां कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकता है, क्योंकि हमारे लिखने की और हमारे जो डिस्क्राइब करने की लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हमारे पास कॉपी है, पेन है वगैरह, दफ्तर है, बोर्ड है, जो भी है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें इस बात को प्रूफ करना है तो रिजल्ट जो 2 पार्टिकल के लिए आएगा वही एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी आएगा। तो फॉर अवर सुटेबिलिटी एंड फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक 2 पार्टिकल का एक सिस्टम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं, और उनका फिर हम लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वाकई जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें सिखाता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी वैलिड है। तो ये बात हम इस टॉपिक में प्रूफ करेंगे कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो भी कांस्टेंट रहेगा। चलिए, so according to Newton's first law of motion, a body at rest or continues to move with a uniform velocity if no external force is acting on it. ये लॉ ऑफ इनर्शिया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स
कार्य न करे, वर्क ना करे, एक्ट ना करे। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें सिखाता है। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी। ओके, मैथमेटिकली इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं? इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, देन इट्स मोमेंटम कैन बी रिटन एज p इक्वल्स टू mv। ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ओके, सो look at here, when a force F is applied to it, the momentum changes with the rate of dp by dt। ओके, जब उस बॉडी पे कोई आप फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमें क्या दिखाता है कि F इक्वल्स टू dp by dt होगा, या d by dt होगा mv के बराबर। F इक्वल टू 0 अगर हो जाए, यानी कोई भी वहां पर बाह्य बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे उस बॉडी पर, उस सिस्टम पर, तो F इक्वल्स टू क्या मान लेंगे? हम 0 कंसीडर करेंगे। और F इक्वल टू 0 जब इक्वेशन में आप डालते हैं तो dp by dt हो जाएगा 0, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा mv, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट दिस। और ये कंडीशन कब है? जब उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल या उस बॉडी पर कोई भी फोर्स वर्क ना करे। दैट इज a particle continues to move, हमेशा मोशन में रहेगा, with a constant velocity। यहां से v वेलोसिटी कांस्टेंट है। Thus Newton's first law of motion is only a special case of second law। ऐसा हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। Now consider a system of two particles। मैंने बताया कि आप, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप दो ही पार्टिकल के सिस्टम को कंसिडर करें, आप दो, कम से कम दो, क्योंकि सिस्टम अगर आपको बनाना है, अगर आपने सिंगल पार्टिकल चूज किया तो वो तो एक सिंगल पार्टिकल है, वहां सिस्टम नहीं कह सकते, ये वर्ड यूज नहीं होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यूज करने के लिए कम से कम आपको दो पार्टिकल्स चाहिए होंगे, और दो से ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। तो ये हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए हमने सबसे छोटा जो आसान है हमारे लिए, कम से कम दो पार्टिकल को कंसीडर करना है, जिससे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बात कर सके। और जो हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सिखाए, वही बात हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी प्रूफ कर सके। सो लेट अस नाउ कंसीडर a system of two particles which are acted only by the forces of interaction like Coulomb forces or gravitational forces, and no external forces acts upon the system। तो हमने कोई दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लिया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल दो पार्टिकल हैं, और इन पार्टिकल के बीच में जो वर्क कर रहा है, या तो कुलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन आप कहिए, वो वर्क कर रहा है, या तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। इसी तरह के केवल उनके बीच का म्यूचुअल इंट्रैक्शन वर्क कर रहा है, बाहर से कोई फोर्स उस सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहा है। लेट F12 be the force exerted by the first particle on the second, known as action force, and F21 the force exerted by the second on the first, known as the reaction force। हमने मान लिया कि F12 वो फोर्स है जो फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगाता है, और F21 वो फोर्स है जो सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे लगाता है। इसीलिए इस फोर्स को कुछ इस तरह से लिखा गया है, F12 वो फोर्स है, द पार्टिकल नंबर 1 एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल नंबर 2, और F21, यहां देखिए F21 वो फोर्स है जो पार्टिकल नंबर 2 लगाता है पार्टिकल नंबर 1 पर। ओके, तो ये जो पहला फोर्स है इसको हम बोल रहे हैं एक्शन फोर्स, और जो F21 है, जो दूसरा जो पार्टिकल है वो एक्सर्ट करता है पार्टिकल नंबर 1 पर। तो इस तरह से आप फिर से इसे समझ सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इस तरह से हमारे पास
दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ इस तरह से दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच पे इसको हमने इस तरह से मैं डॉटेड इसको कर देता हूं ताकि इसको मैं सिस्टम कह सकूं। ये इस तरह सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया। अब इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहे हैं, या तो वो कूलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, या फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। किस तरह का फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और बाहर से इस सिस्टम पे, इस ये जो सिस्टम की बाउंड्री, यहां से कोई फोर्स वर्क इस सिस्टम पे नहीं कर रहा है। अब इसको मैंने कह दिया पार्टिकल नंबर 1 और इसको मैंने कह दिया पार्टिकल नंबर 2। ओके, अब ये पार्टिकल नंबर 1 जो इस पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है कुछ इस तरह से, उस फोर्स को मैंने नाम दिया F12। और ये पार्टिकल जो पार्टिकल नंबर 2 जो पार्टिकल नंबर 1 पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको मैंने नाम दिया फोर्स F2। और इस फोर्स को मैंने कहा एक्शन फोर्स, और इस फोर्स को मैंने नाम दिया रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इस तरह से ये बना सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। F12 वो फोर्स है जो पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 पर लगाता है, इस फोर्स को हम एक्शन फोर्स कह रहे हैं। F21 वो फोर्स है जो पार्टिकल नंबर 2 पार्टिकल नंबर 1 पर लगाता है, और इस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं। ओके, सो दिस, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन हम पढ़ के आए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो थर्ड लॉ है वो एक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। सो हम पढ़ के आए थे एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये जो नेगेटिव साइन यहाँ आया है, ये किस कारण आया है? डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण आया है, ठीक है। देन F12 विल बी इक्वल्स टू माइनस F21। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लिखेंगे F12 के लिए। तो यहाँ जो मोमेंटम हमने कंसिडर किया, जो इस फोर्स के कारण वो बॉडी एक्वायर करती है जिसपे ये फोर्स वर्क करता है, तो यानी कौन सी बॉडी वर्क, मोमेंटम कौन सी बॉडी का होगा? मोमेंटम होगा सेकंड बॉडी का, क्योंकि ये जो फोर्स वर्क कर रहा है ये दूसरी बॉडी पे वर्क कर रहा है। तो ये जो मोमेंटम है P1, ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम है। सो dP1 by dt एंड d by dt, P1 की वैल्यू हो गई m2v2। यहां ध्यान दीजिए, ये P1 है। P1 इसलिए है कि ये जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है ये इस फोर्स के कारण है। जो फोर्स वर्क करता है, पहले वाला फोर्स, जो पहले वाले पार्टिकल का फोर्स है, वो दूसरे वाले पार्टिकल पे लगाता है, ठीक है। इसके कारण जो एक्वायर करता है मोमेंटम दूसरा पार्टिकल, उस मोमेंटम को हमने कहा है P1। और चूंकि दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम है तो मूव तो दूसरे वाला पार्टिकल ही करेगा, यानी m2 इंटू v2, वेलोसिटी तो दूसरे पार्टिकल के पास आ गई। सो m2 v2, चूंकि m2 को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो m2 आ गया बाहर, एंड हमारे पास बचा dv2 by dt, where m2, vector v2 and vector p2 are the mass, velocity and momentum of the second particle, of the second particle। अब सिमिलरली हम F21 के ऊपर बात कर लेते हैं। ये वो वाला फोर्स है जो पार्टिकल नंबर 2 पार्टिकल नंबर 1 पर लगाता है, और इसके कारण जो मोमेंटम है उसको हमने कहा है P2। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F21 वेक्टर F21 इक्वल्स टू dP2 by dt, the rate of change of momentum,
और ये जो मोमेंटम है ये कौन एक्वायर करेगा, जिस पे ये फोर्स वर्क कर रहा है। और ये फोर्स कौन से पार्टिकल पे वर्क कर रहा है, पार्टिकल नंबर 1 पे। तो वेलोसिटी किसके पास आएगी, पार्टिकल नंबर 1 के पास आएगी। सो m1 इंटू v1, m1 को फिर से हमने मास को हम कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट। सो जो आएगा हमारे पास रिजल्ट वो आएगा m1 dv1 बाई dt, जहां m1 v1 वेक्टर v1 एंड p1 क्या है, मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, चूंकि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हमें सिखाता है दैट द फोर्स ऑफ एक्शन बीइंग इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये जो माइनस का साइन है, इस क्वांटिटी को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो द एक्शन फोर्स प्लस the reaction force will be equals to 0. The action force is dp1 by dt plus dp2 by dt is equals to 0. यहां से ये जो ऑपरेटर फॉर्म है d by dt, इसको हम बाहर कर लेंगे। सो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा d by dt of p1 plus p2 is equals to 0 एंड इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो p1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। p1 की वैल्यू हमें पता है m1 v1 और p2 की वैल्यू हमें पता है m2 v2। देन m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो द क्वांटिटी p1 प्लस p2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 रिप्रेजेंट्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी किसी सिंगल पार्टिकल की बात करें तब भी मोमेंटम आपको कांस्टेंट मिला था। यहां देखिए रिजल्ट, ये रिजल्ट देखिए, P इक्वल्स टू mv इक्वल टू कांस्टेंट। जब वो फोर्स वर्क कर रहा है किसी सिंगल पार्टिकल के ऊपर, अब वो फोर्स वर्क कर रहे हैं दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब भी रिजल्ट हमें क्या मिला है, द टोटल, this is the total linear momentum and total linear momentum is equal to constant. So हम ये कह सकते हैं the total linear momentum of a system of two particles remains constant. This law can be extended to a system of a number of interacting particles. The law of conservation of linear momentum is therefore a basic law and is stated as the total linear momentum of a system of particles free from the action of external forces and subjected only to their mutual interaction remains constant no matter how complicated the forces are. Okay, no matter how complicated the forces are. Okay, so this is the concept कि अगर आपके पास सिंगल पार्टिकल है तब भी उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट था। आपने दो पार्टिकल के साथ प्रूफ करके बताया कि उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, जिसको आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल आप बोलने लगे हैं, तब भी उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। आप तीन पार्टिकल के साथ भी ऐसा करेंगे तब भी जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो उस सिस्टम का कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस बात को सिखाता कौन है हमें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो इन टुडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अबाउट द लीनियर मोमेंटम, about the principle of conservation of linear momentum, and about the law of conservation of linear momentum. Okay, so thank you for now. Meet you into the next one. Thank you.